हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यूपीआई के रिगार्डिंग है। देखो, डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इतना ज़्यादा डिजिटली हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसों का, लेना देना जो कर रहे हैं पैसों का, वो इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर हो गया। सिर्फ मार्च महीने में जो हमारा डिजिटल लेन-देन था, डिजिटल जो ट्रांज़ैक्शन था, वो अराउंड 24 लाख करोड़ था। 24 लाख करोड़। 24 लाख करोड़ को अगर मैं इसमें बिलियन डॉलर में करूँ तो 288 बिलियन डॉलर होता है। 288। और ये सिर्फ एक मंथ का ट्रांजैक्शन है, मार्च महीने का ट्रांजैक्शन है सिर्फ 24 लाख करोड़। और ये पूरे पाकिस्तान का एक साल का जीडीपी है। पाकिस्तान का एक साल जीडीपी मतलब एक साल में पाकिस्तान कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कितना कमाता है पूरा पाकिस्तान, वो है 373 बिलियन। और एक महीने में हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है 288 बिलियन डॉलर। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, मंथ में ही बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। जब हम इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंप्लेन आ रही होगी बहुत सारी, इसको रेगुलेट भी करना पड़ेगा। तो रेगुलेट करने के लिए, इसको सुपरविजन करने के लिए गवर्नमेंट ने खुद इंटरफेरेंस करा है। और अभी 21 मई 2025 में ही पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया। क्या बनाया है? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है, जो क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। जो क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, पेमेंट को रेगुलेट करेगा। ठीक है। अब ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड में कौन कौन मेंबर हैं? गवर्नमेंट के लोग मेंबर हैं और आरबीआई के लोग मेंबर हैं। ठीक है, ये है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अच्छा, इसके बारे में खास बात क्या है, मतलब ये न्यूज में इतना क्यों है? क्योंकि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है। क्या इससे पहले कोई और पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड नहीं था क्या? था, बिल्कुल था। इससे पहले जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड था उसका नाम है बोर्ड फॉर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये 2007 में हमने बनाया था। ये है पेमेंट रेगुलेशन सिस्टम। जो डिजिटल पेमेंट से पहले 2016 से तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने लगे। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड से पहले, मतलब 21 मई से पहले, 21 मई 2025 पहले हम लोग ये वाला सिस्टम यूज करते थे। पर अब से हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि अब डिजिटल पेमेंट बढ़ गई है। तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा सिस्टम डिजिटल पेमेंट को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए सफिशिएंट रहे। ठीक है। इसमें और इसमें खास बात ये थी कि इसमें 100% आरबीआई की सही थी। कैसे काम करना है, पेमेंट रेगुलेशन कैसे करना है, उसमें आरबीआई की सही थी। पर इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों का सही है, इसीलिए ये न्यूज में चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरबीआई की ऑटोनॉमी खत्म हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे आरबीआई गवर्नर अब सिर्फ ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, अब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर दिया, वैसे ही अब आपने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में भी अपने गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ गया है। आरबीआई की जो ऑटोनॉमी है वो बहुत छिन गई है। तो ये सारी बात हो रही है, इसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। ठीक है, तो अपन इस बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, देखो, जो पेमेंट है, पेमेंट रेगुलेशन का अगर पूरी हिस्ट्री जाने तो शुरुआत करते हैं हम इससे। हमारे नरसिम्हन साहब थे। नरसिम्हन कमेटी बनी थी 1998 में। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट रेगुलेशन के लिए हमें कोई बोर्ड बनाना चाहिए। तो उसके बाद फिर 2007 में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में चेंज करके, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में चेंज करके क्या बनाया गया? मैंने अभी इसके बारे में भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, ये बनाया गया सिस्टम। ठीक है। पर फिर धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो 2016 में एक रतन वतल कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने बोला कि डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमें इसको बीपीएसएस मतलब बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को रिप्लेस करना चाहिए। किससे रिप्लेस करना चाहिए? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड से रिप्लेस करना चाहिए, ये उन्होंने बोला। पर ये एकदम से लागू नहीं हो पाया, मतलब पेमेंट सेटलमेंट बोर्ड उस टाइम बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? जब पहली बार इसे बनाया जा रहा था, पहली बार पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड बनाया जा रहा था, तब उस बोर्ड में, पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड जब बनाया जा रहा था, तब उस बोर्ड में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कर दिया था और आरबीआई का रोल क्या कर दिया था? बहुत कम कर दिया था। तो आरबीआई को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई, तो आरबीआई ने अपोज करा बहुत ज्यादा। देखो आप, आरबीआई ने बहुत ज्यादा अपोज करा इसका। तो ये एकदम से अप्लाई नहीं कर पाए इसे। तो फिर क्या हुआ? फिर अल्टीमेटली आरबीआई ने बहुत सारा अपोज करा। और अपोज क्यों करा? क्योंकि आरबीआई ने बोला कि देखो, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं
और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की वजह से हमारा जो सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन है पेमेंट रेगुलेशन के साथ, इसलिए इसका जो काम है वो हमें ही मिलना चाहिए। दूसरा फिर आरबीआई ने बोला कि हमारे साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब आरबीआई के पास पहले से ही एक बोर्ड था, बोर्ड फॉर रेगुलेशन सुपरविजन और पब्लिक सेटलमेंट सिस्टम, पहले से ही एक ऑफिस था। तो हम लोग नया जो ऑफिस बनेगा पब्लिक सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो नया बनेगा उसको भी हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो दूसरी बात, रिस्क मैनेजमेंट भी हम अच्छा करते हैं। हम कोई कोऑपरेटिव बैंक नहीं है जो करप्शन कर लेंगे, हम आरबीआई हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी हम अच्छा करते हैं। तो आरबीआई ने ये सारे पॉइंट बोले और उस बिल को उसको अपोज करा। ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ, 2025 में ये चीज एप्लीकेबल हो गई और फिर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया। और पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड अब कैसे बनाया गया, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड अब उसमें कौन कौन होंगे, दोनों आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों लोग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड आया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में, मैं आगे बताऊंगा आपको कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कितने लोग आरबीआई के होंगे, कितने लोग गवर्नमेंट के होंगे, सारी बात बताऊंगा मैं आपको। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए, आरबीआई की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये सब बात हो रही है, ये सब बात गलत क्यों है, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो नया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बना है उसको उसमें जो बोर्ड मेंबर हैं, उसमें जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं वो कैसी हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो, अभी डिजिटल पेमेंट के लिए सिर्फ हम यूपीआई ही यूज नहीं कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट के अलावा हम यूज कर रहे हैं, देखो ट्रैवल के लिए हम एनसीएमसी नेशनल क्रेडिट मोबिलिटी कार्ड यूज कर रहे हैं, हम डाक पे यूज कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ई रूपी यूज कर रही है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय एनएसीएच ये लोग यूज कर रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा सेंड करने के लिए एनएसीएच सिस्टम यूज करते हैं, नाच बोलते हैं। ट्रैवल फास्टैग यूज कर रहे हैं, बैंक वाले नेफ्ट आरटीजीएस आईएमपीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं। उसके बाद मोबाइल ट्रांसफर के लिए भी हम बहुत सारे यूज कर रहे हैं, कार्ड पेमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, सेंट्रल डिजिटल करेंसी, सारी अलग अलग तरीके से हम डिजिटल पेमेंट का यूज कर रहे हैं। पर आरबीआई का जो आरबीआई है वो आरबीआई इंडिया के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है उसे अच्छे से देख सकता है, या फिर जो बैंक से रिलेटेड जो पेमेंट सिस्टम है अच्छे से देख सकता है। पर ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम उसको तो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ट्रैवल देखना मुश्किल हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस देखना मुश्किल हो जाएगा। तो या तो आरबीआई का जो होराइजन है उसको बढ़ाया जाए, और अब अगर आरबीआई का होराइजन बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे, अगर सपोज अगर जैसे यूपीआई है, यूपीआई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यूपीआई फॉरेन कंट्रीज में भी जा रहा है, और बहुत सारे लोग रेमिटेंसेस के नाम पे रेमिटेंस एज अ रेमिटेंसेस यूज कर रहे हैं यूपीआई का। मतलब कनाडा के लोग अगर इंडिया में कनाडा में जो बच्चे रहते हैं वो अपने पेरेंट्स को अगर पैसा सेंड कर रहे हैं तो वो यूपीआई के थ्रू सेंड कर रहे हैं। तो मतलब क्रॉस कंट्री भी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो भी यूपीआई के थ्रू हो रहा है। अगर हम इस टाइम पे अगर क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपको बात करनी पड़ जाए कनाडा की गवर्नमेंट से, तो आरबीआई कैसे बात करेगा? मेरी बात समझ रहे हो आप? मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का जो होराइजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो नया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है उसमें आरबीआई भी है और गवर्नमेंट भी है। ठीक है, ये कारण है। ठीक, इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया उसके रिगार्डिंग, और बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेम जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में चेंज करा था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? जो इन्फ्लेशन बताती है कि इन्फ्लेशन कितना रखना है हमें, मतलब रेपो रेट कितना रखना है, रिवर्स रेपो रेट कितना रखना है, ये जो कमेटी हमें बताती है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सेम हमने बनाया यहाँ पे पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, जो हमें बताएगा कि पेमेंट सिस्टम कैसे और अच्छा करा जाए। अच्छा, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड और जो पहले का सिस्टम है बोर्ड फॉर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, और पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में अंतर देख लेते हैं क्या अंतर है। देखो, बोर्ड फॉर ये जो बीपीएसएस है इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें देखो गवर्नर, जो चेयर होंगे वो गवर्नर ही रहेंगे, चेयर पर्सन कौन है? गवर्नर। और यहाँ पे भी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में भी गवर्नर ही चेयरपर्सन होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे, यहाँ पे भी डिप्टी गवर्नर होंगे। यहाँ पे जो तीन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर होंगे, पर यहां पे क्या होंगे? तीन लोग नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट होंगे, ठीक है।
ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो पहला क्या होगा यहाँ पे आरबीआई गवर्नर, दूसरे कौन हो गए डेप्यूटी गवर्नर, तीन कौन हो गए गवर्नमेंट नॉमिनी हो गए, तीन लोग। अब ये तो पांच लोग हो गए, टोटल कितने लोग हैं, छह लोग हैं। एक तीसरा एक और पर्सन यहाँ पर कौन है, आरबीआई नॉमिनेटेड ऑफिसर भी है यहाँ पे, आरबीआई नॉमिनेटेड ऑफिसर। ये सेम जो चीज है, ये जो सेम बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो आपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी देखा होगा, सेम चीज। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी छह लोग हैं, तीन गवर्नमेंट के, तीन आरबीआई के। वैसे यहाँ पे तीन आरबीआई के हैं, तीन गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन है, आरबीआई गवर्नर है, पहले भी आरबीआई गवर्नर चेयरमैन थे, अभी भी आरबीआई गवर्नर चेयरमैन है। फिर है डिप्टी चेयरमैन, फिर है आरबीआई के नॉमिनेटेड मेंबर, फिर है आरबीआई के नॉमिनेटेड मेंबर आरबीआई से ही होंगे, फिर उसके बाद तीन लोग होंगे जो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड होंगे। अच्छा, ये वाली बात याद रखना, जो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड होंगे वो कोई ना एमएलए होंगे ना एमपी होंगे, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले सिचुएशन में नहीं होगी, ठीक है। तो तीन गवर्नमेंट के मेंबर होंगे। अभी रिसेंट जब मॉनेटरी पॉलिसी बनी थी, तब भी यही लोग बोल रहे थे कि अब गवर्नमेंट के मेंबर आ जाएंगे, अब करप्शन होगा, ये होगा, वो होगा। पर जो तीन लोग अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी है, वो वेल एजुकेटेड और मतलब सब्जेक्ट्स हैं, सब इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उससे बहुत आसपास रिलेटेड है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, रिसर्च पर्सन भी हैं, ठीक है। और वो तीनों सेम डिसीजन में नहीं लेते। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो वो आपस में भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो जाती है उनके आपस में भी, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। यहाँ पहले कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे, और यहाँ पे कितने मेंबर है, 6 मेंबर हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि तीन लोग गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड है। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास, सोनली आरबीआई के पास पावर थी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। डिसीजन कैसे लेंगे, वोट होगा, ठीक है। तीन तीन अगर तीन तीन मतलब 6 लोग होंगे ना, तो 6 लोग के बीच में आपस में वोट होके फिर डिसीजन लिया जाएगा। अगर 3-3 आ जाता है, मतलब 3 लोग सपोर्ट में काम करेंगे, 3 लोग अगर अपोज में बोलेंगे, जो भी चेंज है उसके अपोज में बोलेंगे, तो आखिरी जो डिसीजन होगा वो किसका होगा, आरबीआई गवर्नर का होगा, ठीक है। सेम मॉनेटरी पॉलिसी वाला ही। स्कोप क्या है, फोकस ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो इसका जो स्कोप है वो छोटा स्कोप है, सिर्फ पेमेंट एंड सेटलमेंट दिखेगा। अब इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर हो गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दिखेगा, साइबर सिक्योरिटी को भी दिखेगा, इंटरनेशनल पेमेंट को भी दिखेगा। क्लियर बात है। देखो साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा, और आपका जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल पेमेंट भी हो रहा है, यूपीआई बहुत सारा रेमिटेंस मैंने बताया भी आपको, तो इंटरनेशनल पेमेंट भी देखना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। एनपीसीआई के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें आ रही हैं कि एनपीसीआई सिर्फ एक लौती कंपनी बन गई है जो डिजिटल पेमेंट को देख रहे हैं, मतलब एक मोनोपोली वाला काम ना हो जाए एनपीसीआई के साथ, तो इसलिए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड भी ये काम देखना शुरू करेगा, ठीक है। तो सारी चीजें बैलेंस बन जाए, इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट यहां पे बढ़ाया गया है। आखिरी वोटिंग पावर क्या होगी, आरबीआई डोमिनेटेड होगी। यहां पे वोटिंग पावर आरबीआई डोमिनेटेड नहीं होगी, आरबीआई और गवर्नर दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मीटिंग कब कब होती है, अभी हमने कल की जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, फैब में हुई थी, फिर फरवरी में हुई थी, फिर उसके बाद मार्च में नहीं हुई, फिर अप्रैल में हुई थी, फिर मई में नहीं हुई, फिर कब हुई, जून में हुई। मतलब हर 2 महीने में होती है मीटिंग। पर इसमें क्या होगा, इसकी मीटिंग कब होगी, मतलब जो 6 लोग हैं वो आपस में कब मिलेंगे, वो 6 लोग आपस में साल में सिर्फ 2 बार मिलेंगे, ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आए तो ये वाली बात रखिएगा। अच्छा, डेप्यूटी गवर्नर है यहाँ पे लिखा है डेप्यूटी गवर्नर। देखो आरबीआई के पास 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, पर यहाँ पे कौन से डेप्यूटी गवर्नर होंगे, देखो आरबीआई के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उसको हेड करते हैं डेप्यूटी गवर्नर। तो वही डेप्यूटी गवर्नर क्या होंगे, यहाँ पे हेड होंगे, ठीक है। ये जो बैठे हैं ना डेप्यूटी गवर्नर, देखो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, कौन सा वाला डेप्यूटी गवर्नर की बात कर रहे हैं, जो इसको हेड करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को हेड करेगा। क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो ये जो 2 स्लाइड्स थी उसमें वही बात हो रही है। अब आखिरी देखते हैं हम ये वाली स्लाइड। देखो जब ये मीटिंग हुई, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की बात हुई, तो फिर एक बात और हुई, मतलब डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग एक बात हुई, एक बात और हुई।
एमडीआर जानते हो आप? एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जितने भी पेमेंट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, या फिर जितने भी क्रेडिट कार्ड, जितने भी बैंक्स हैं, वो सारे के सारी इंस्टीट्यूशंस क्या बोलने लगी गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि सर एमडीआर जो सिस्टम आप चला रहे हो उसे पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। जो एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट आप दे रहे हो, जो एमडीआर सब्सिडीज आप दे रहे हो, या फिर जो एमडीआर में आपने जीरो एमडीआर करके रखा हुआ है, उसको प्लीज हटा दीजिए। ये वाली बात हो रही है। अब एमडीआर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगेन यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके रिगार्डिंग, तो देख लेते हैं एमडीआर क्या होता है। देखो, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफर 2 तरीके से कर सकता है। एक कार्ड के थ्रू कर सकता है और एक फोन के थ्रू कर सकता है। ठीक है, जब वो कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा, मतलब अगर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और इसके पास जो मर्चेंट, जो व्यापारी, उसके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है? सपोज आईसीआई से क्रेडिट कार्ड है। अब एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से अगर ट्रांसफर करना है किसको पैसा, आईसीआईसीआई वाले को ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था शुरुआत में, क्योंकि अलग अलग बैंक है, तो कैसे करें पता नहीं था। तो फिर बीच में आता है पेमेंट गेटवेज। कौन आते हैं? पेमेंट गेटवेज आते हैं। पेमेंट गेटवेज बोलते हैं कि हम दोनों बैंकों के बीच में एक 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 जो एक दोनों बैंकों के बीच में एक तालमेल बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। अगर एक बैंक, मतलब दोनों कस्टमर और मर्चेंट दोनों अलग अलग बैंक का होगा, तो भी हम आप दोनों, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसे सक्सेसफुल करवा देंगे। तो वो क्या, कौन होते हैं? पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो पेमेंट गेटवेज आए, 2 पेमेंट गेटवेज आए, वीजा और मास्टर कार्ड। जो पहले पेमेंट गेटवेज आए थे, तो कौन सा था? वीजा और मास्टर कार्ड। अब वीजा और मास्टर कार्ड ने बोला कि आप कस्टमर कोई से भी क्रेडिट कार्ड लेके आ जाए, या फिर मर्चेंट के पास कोई सा भी बैंक अकाउंट हो, हम क्या करवा देंगे? पेमेंट का ट्रांसफर करवा देंगे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। पर उसके बदले हम क्या लेंगे? पैसे लेंगे। अगर सपोज 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर कस्टमर 100 रुपए दे रहा है, किसको? मर्चेंट को 100 रुपए दे रहा है, तो इसमें से हम 5 रुपए काट लेंगे, और सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे व्यापारी को? मर्चेंट को कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ 95 रुपीज मिलेंगे। तो ये 5 रुपए कौन काट लेगा? पेमेंट गेटवेज काट लेंगे। ये 5 रुपए क्या कहलाता है? एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, जब पैसों का डिजिटली ट्रांजैक्शन होता है तो मीडिएटर जो होते हैं, पेमेंट गेटवेज जो होते हैं, वो कुछ ना कुछ पैसा काट लेते हैं। ठीक है, तो वो पैसा क्या कहलाता है? एमडीआर कहलाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहलाता है। ठीक है, अब ये पैसा किस किस को बंटता है? ये पहले बंटता है पेमेंट गेटवेज को। पेमेंट गेटवेज मतलब वीजा, मास्टर कार्ड जो बीच में आए हुए हैं। उसके बाद ये मिलता है कस्टमर के बैंक को, क्योंकि ये जो पेमेंट गेटवेज है, ये कस्टमर के बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ना, तो कस्टमर के बैंक को कुछ पैसा मिल जाता है। उसके बाद ये पैसा मिलता है मर्चेंट के बैंक को, मतलब मर्चेंट का जो भी बैंक है उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एमडीआर। आई रिपीट, जब भी डिजिटल पेमेंट कराई जाती है, तब उस टाइम पे कस्टमर जो भी पैसा सेंड करता है व्यापारी को, मर्चेंट को, तो पेमेंट गेटवेज जो मीडिएटर होते हैं, जो ट्रांसफर कराने में, पेमेंट ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं, वो कुछ पैसा काट लेते हैं। उस पैसे को ही क्या बोलते हैं? मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट 3 लोगों को बढ़ता है। एक तो पेमेंट गेटवेज जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं उन पे, जो बीच के बिचौलिए बन रहे हैं उन पे, और कस्टमर का बैंक जहां से पैसे निकाला जा रहा है, और व्यापारी का बैंक जहां पे पैसे डाला जा रहा है। ठीक है, इन 3 लोगों के पास पैसे बटते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला? गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब से जो एमडीआर है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहले ही एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये सिस्टम चल रहा था, ये वीजा और मास्टर कार्ड की बहुत हाइप चल रही थी। तो फिर क्या हुआ? एनपीसीआई ने क्या बनाया? रुपए कार्ड बनाया। क्या बनाया? रुपए कार्ड बनाया। जब रुपए कार्ड आया, तो रुपए कार्ड क्या है? सरकारी है। देखो, रुपए कार्ड क्या है? सरकारी है। ये है वीजा कार्ड और ये है रुपए कार्ड। अब वीजा कार्ड करोगे, वीजा कार्ड से अगर आप 100 रुपए का ट्रांसफर करोगे, तो 5 रुपए वीजा कार्ड रख लेगा, और व्यापारी को, मर्चेंट को सिर्फ कितना रुपए मिलेगा? 95 रुपए मिलेगा। तो यहाँ मर्चेंट को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। जरा देखो, कस्टमर यहाँ पे कितने रुपए सेंड कर रहा है? 100 रुपए सेंड कर रहा है, पर मर्चेंट को सिर्फ कितना रुपए मिल रहा है? 95 रुपए मिल रहा है। तो मर्चेंट, अगर आप थोड़े बड़े हो, 30-35 साल के हो, अगर आप छोटे, तो अगर अपने पिताजी से बात करोगे, तो अगर आप पहले मोबाइल लेने जाते या फिर कोई सामान लेने जाते कार्ड के थ्रू,
तो जो मर्चेंट है वो बोलता है कि सर कार्ड से पेमेंट क्यों कर रहे हो, कैश ले लेते हैं। कैश का इसलिए बोलता है वो क्योंकि उसके पास पैसे क्या आ रहे हैं, कट के आ रहे हैं। ये वाली समझ में आ रही है। इसीलिए डिजिटली पेमेंट का ट्रांसफर अच्छा हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एनपीसीआई ने क्या बनाया, रुपए कार्ड बनाया। अब जो रुपए कार्ड बना तो गवर्नमेंट ने बोला अब रुपए कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे, अगर आप रुपए कार्ड से पेमेंट करोगे तो जो एमडीआर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एमडीआर क्या होगा, जीरो होगा। जब एमडीआर जीरो होगा फिर क्या होगा, देखो ये है कस्टमर, ये है मर्चेंट और वो यूज कर रहे हैं रुपए कार्ड। जब वो रुपए कार्ड का यूज कर रहे हैं, सपोज 100 रुपए का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कस्टमर ने 100 रुपए ट्रांसफर करे, मर्चेंट को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, मर्चेंट हैप्पी हो जाएगा और मर्चेंट पहला काम ये करेगा कि वीजा और मास्टर कार्ड जो लोग पैसा काट रहे थे उसको बंद करवा देगा। पहला काम मर्चेंट ये करेगा। तो इस तरीके से पहला नुकसान इन लोग को हो गया। दूसरा नुकसान किसको होता है, यहाँ पे अगर जब एमडीआर कटता है तो दो लोग को और पैसा मिलता है। पहला किसको मिलता है, कस्टमर बैंक को पैसा मिलता है, और दूसरा कौन से बैंक को मिलता है, मर्चेंट बैंक को पैसा मिलता है। जब ये रुपए कार्ड कोई भी एमडीआर नहीं लेगा, जब रुपए कार्ड कोई भी एमडीआर नहीं लेगा तो कस्टमर के बैंक को कोई पैसा नहीं मिलेगा, मर्चेंट के बैंक को कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो यहां पे कितने लोग को नुकसान हो गया, 3 लोग को नुकसान हो गया सिर्फ एक एमडीआर के जीरो करने से। इसीलिए जितनी भी पेमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये बोल रही हैं कि साहब एमडीआर आप जीरो मत करो, ठीक है। अच्छा, जब ये एमडीआर जीरो, ये तो हो गया कार्ड पेमेंट का, ये हो गया कार्ड पेमेंट का जीरो। गवर्नमेंट ने ये बोला, जब रुपए कार्ड बन गया तब गवर्नमेंट ने ये बोला कि रुपए कार्ड और यूपीआई में जो एमडीआर होगा, एम मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो सब के सब व्यापारी और कस्टमर, मर्चेंट और कस्टमर सब के सब क्या यूज करने लगे, रुपए कार्ड यूज करने लगे और यूपीआई यूज करने लगे। अब एचडीएफसी का कार्ड, एक्सिस बैंक का कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का कार्ड, वो कार्ड्स अब लोगों ने यूज करने क्या कर दिए, बंद कर दिए, कम कर दिए, बंद कर दिए, क्योंकि वहां पे क्या लग रहा था, एमडीआर लग रहा था। तो इसलिए जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी पेमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करने लगी, इन्हें अपोज करने लगी। किसको अपोज करने लगी, यूपीआई को अपोज करने लगी और रुपए कार्ड को अपोज करने लगी। और अपोज उन्होंने कैसे करा, अपोज करने के लिए उन्होंने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट करने शुरू करे। अगर आप देखोगे आईफोन के बारे में या फिर सैमसंग का फोन अगर आप अमेजोन में सर्च करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं कि अगर आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड से अगर आप आईफोन लोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप पिक्सल का मोबाइल लोगे, गूगल पिक्सल लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से इतना ELF पेमेंट करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब मोबाइल्स में जब इतना डिस्काउंट मिलने लगा तो लोग क्या करने लगे, यूपीआई और रुपए कार्ड की जो इज्जत है वो धीरे धीरे कम होती रही। और फिर एचडीएफसी और एक्सिस बैंक और ये जो प्राइवेट बैंक है ना, इनके जो क्रेडिट कार्ड है उनकी वैल्यू बढ़ती गई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगेन इससे गवर्नमेंट को नुकसान होने लगा। गवर्नमेंट के जो रुपए कार्ड है और जो गवर्नमेंट का डिजिटल पेमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है यूपीआई, वो कहीं ना कहीं एक छोटा और बहुत कम वैल्यू लोग समझने लगे। क्योंकि जब आपको आईफोन खरीदने में जब आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है एचडीएफसी, तो कोई क्यों रुपए कार्ड रखेगा, सबको आईफोन खरीदना है, इसलिए सब लोग क्या खरीदेंगे, अब एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड खरीदेंगे। इससे रुपए कार्ड की वैल्यू कम हो गई। क्योंकि ये तरीका करा किसने, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने करा। पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का नुकसान करा, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने गवर्नमेंट का नुकसान करा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक बात होती है कि भाई साहब ऐसा मत करो आप। गवर्नमेंट बोलती है पेमेंट्स बैंक को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बोलती है कि आप लोग जो खेल खेल रहे हो ना रुपए कार्ड और यूपीआई को दबाने के लिए, ये खेल खेलना बंद कर दो आप। फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बोलती है कि क्यों, फिर गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि मैं आपको एमडीआर तो जीरो नहीं करूंगी मैं, पर मैं आपको एमडीआर सब्सिडी जरूर दे दूंगी, एमडीआर सब्सिडी। इसीलिए आप हर साल आप नोटिस करोगे एक न्यूज तो 2-3 बार आई जाती है न्यूज़पेपर में कि एमडीआर सब्सिडीज गवर्नमेंट ने इतनी दे दी, एमडीआर सब्सिडी गवर्नमेंट ने इतनी दे दी। तो ये एमडीआर सब्सिडीज किसको मिलती हैं, ये एमडीआर सब्सिडीज मिलती है पेमेंट बैंक्स को। ये एमडीआर सब्सिडी मिलती है जो इंस्टीट्यूशंस है ना जिनका नुकसान हो रहा है, एचडीएफसी वगैरह, ये जिनको एमडीआर के जीरो करने की वजह से नुकसान हो रहा है, उन लोग को एमडीआर सब्सिडीज मिलती थी गवर्नमेंट,
ठीक है। अच्छा, अब आपका सवाल ये आएगा कि सर अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो गवर्नमेंट एमडीआर सब्सिडीज भी दे रही है, अब क्यों ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो एमडीआर है उसको जीरो जीरो मत करिए गवर्नमेंट, अब क्यों बोल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट तो उनका नुकसान की भरपाई कर रही है एमडीआर सब्सिडीज से। तो इसका जवाब ये है कि पेमेंट हो रहा है 24 लाख करोड़ का एक महीने में, सिर्फ एक महीने में पेमेंट 24 लाख करोड़ का हो रहा है, और जिनको एमडीआर सब्सिडीज मिल रही है ना वो बहुत कम मिल रही है। तो यहां पे नुकसान आ रहा है इन लोग का। तो इसीलिए इन लोगों ने बोला है कि साहब एमडीआर सब्सिडी, एमडीआर है उसको हटा दो, आप जो आपने एमडीआर जीरो करके रखा है उसे प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक की ये अभी तक का न्यूज था इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये देखो एमडीआर सब्सिडीज, ये 2022-23 का डेटा, थोड़ा पुराना डेटा है। तो देखो कितना सब्सिडी, ये 1300 करोड़ दिया है, 1300 करोड़, और ये 1300 करोड़ पूरे साल भर का है। पूरे ईयर में कितना दिया है पैसा, 1300 करोड़ रुपए 22-23 में। अब 24-25 में 25 मार्च में कितना हुआ है, 24 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। 24 लाख करोड़ में अगर वो लोग, मतलब अगर 10% भी अगर वो लोग कमा लें या 1% भी कमा लें तो कितना कमाएंगे, जरा सोच के देखो आप। 24 लाख करोड़ का 10% होगा 2.4 लाख करोड़, और इसका अगर 1% मानो तो कुछ ना कुछ 10% ही लेके चलते हैं तो अराउंड 2.4 लाख करोड़ तो कमाई लेंगे ये लोग, और इन्हें भी कितना मिल रहा है, 1300 करोड़ में मिल रहा है। तो बहुत डिफरेंस है, इन लोग को नुकसान हो रहा है। इसलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं कि साहब एमडीआर सब्सिडी तो आप थोड़ा सा ही बढ़ाते हो, पर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इसमें एमडीआर जीरो करने में, या फिर डिजिटल पेमेंट में आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है आपकी वजह से। इसलिए प्लीज भगवान के लिए एमडीआर को जीरो कर दीजिए, ताकि हमें इतना नुकसान ना हो और हम भी डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो ये न्यूज थी। हमने क्या सीखा, पहली चीज हमने सीखी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बना, पहली चीज हमने सीखी। दूसरी चीज हमने सीखी कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड मॉनेटरी जो मॉनेटरी कमेटी है बनी है ना उसके जैसा ही बना हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज हमने देखी कि एमडीआर जीरो करने की बात क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमने सीखी, 3 चीज सीखी। ठीक है, और प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम यहाँ पे करंट अफेयर को बेसिक के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।